देखिए इलास्टिसिटी का पहला जो नामकरण है उसका वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहली बात, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें बुक में लिखा रहता है व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल। स्ट्रेन मतलब चेंज, अगर किसी बॉडी बहुत कम चेंज करोगे तो वो प्रॉपर्टी उसमें बनी रहेगी इलास्टिसिटी की। लेकिन हम बात करेंगे अंडर इलास्टिक लिमिट, जो भी बात करेंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यानी कि स्ट्रेस 3 प्रकार के थे, तो 3 प्रकार के मॉडुलस भी थे। उसमें पहला टाइप था यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको कहेंगे यंग्स मॉडुलस। भाई स्ट्रेस पर स्ट्रेन तो होता ही था इलास्टिसिटी, अब चूंकि स्ट्रेन 3 तरीके की हो गई तो लॉन्गिट्यूडनल जब हम लिखेंगे तो हम यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कहा, सपोज करिएगा एक वायर है, थोड़ा मोटा वायर जानबूझ के ले रहे हैं, ये वायर है मान लेते हैं, और इस वायर की कुछ लेंथ है और इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब सिंपल सी बात है कि आपको चूंकि यहाँ पर इसकी लेंथ चेंज करनी है तो हम इसके नॉर्मली ऐसे डाउनवर्ड एक फोर्स लगाया, हमने कहा एफ फोर्स लगाया, एफ बराबर mg मान देते हैं। तो एफ फोर्स लगाया तो ये इसकी लंबाई में थोड़ी इंक्रीमेंट हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गई, डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो गई। ये हम मान के चल रहे हैं कि लंबाई बढ़ी है लेकिन इससे वायर पतला नहीं हुआ है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर किसी वायर की लंबाई बढ़ाओगे तो वो वायर पतला भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम मान चल रहे हैं क्योंकि हम चेंज इतना इस्तेमाल करेंगे कि उसको पतला ही नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने कहा था कि उसी के अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने क्या बताया? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ, तो यानी एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अब देखो, जैसे आप ये वाला फॉर्मूला लिखा आपने, चलिए याद हो गया आपको फॉर्मूला, तो हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको अप्लाइड फोर्स दिया हो, नहीं हो सकता है, एरिया भी दिया हो। अगर नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि इस पर 5 kg की बॉडी अप्लाई की गई है, तो एफ की जगह क्या यूज करेंगे? mg। अब एरिया, ये वायर गोल भी हो सकता है, इसका क्रॉस सेक्शन किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है क्रॉस सेक्शन। कोई वायर होते हैं, जैसे आप वायर न मानो, जैसे आप रेलिंग लगवाते हैं, उसमें स्टील की रेलिंग लगती है ना उसमें छत पे, तो रेलिंग का जो पाइप होता है वो पाइप गोल भी हो सकता है और पाइप चौकोर भी हो सकता है। तो उसी पाइप को वायर मान लीजिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी शेप की होती है। अगर मैं सर्कुलर मान लूं तो ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, यानी फॉर्मूला क्या बना? mg एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। अच्छा, डायमेंशन तो वही होने वाली है जो आप जानते हैं, इसका यूनिट वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसी और का भी यूनिट होता है, प्रेशर का भी होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कुछ और कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। तो इसका भी यूनिट एक पास्कल होगा, रास्कल नहीं बोल रहा हूं, इसका भी यूनिट एक पास्कल होगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक कंसेप्ट आता है कि हमने आपको 2 वायर दिए, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। 2 मेटल के वायर दिए, ठीक है, और हमने क्या कहा? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी दोनों में है, या मेटल के दिए, किसी भी चीज के दिए, जरा प्रैक्टिकली बताइएगा। हमने 2 वायर आपको दिए अलग अलग मटेरियल की, इलास्टिक मटेरियल है वो, मतलब ये पहले बता दिया गया। दोनों की लेंथ सेम थी, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, दोनों पे आपने सेम फोर्स लगाया। एक की लंबाई में 1 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ, एक की लंबाई में 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ। अब बताओ, दोनों यानी कि एक वायर की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ी
और दूसरे वायर की लंबाई 2 मिलीमीटर बढ़ी, यानी फोर्स हटा लेने पर बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगी, बात की बात है। तो इन दोनों वायर में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? जी हाँ, 1 मिलीमीटर वाले की इलास्टिसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही भाई? मैं जब फोर्स सेम लगा रहा हूं, इसका मतलब उसके अंदर अपोजिशन का फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है। मतलब उसके अंदर अपोजिशन बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे एक आपने प्रैक्टिकली पढ़ा होगा कि रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो हमने दोनों वायर सेम लेंथ के लिए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया, दोनों पे फोर्स अप्लाई सेम किया, और हमने कहा स्टील की वायर की लंबाई LS चेंज हुई और रबर की वायर की लंबाई LR चेंज हुई, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील लिखता हूं तो फॉर्मूला होता है फोर्स अपान एरिया अपान चेंज इन लेंथ इन स्टील अपान इनिशियल लेंथ, यानी ये आने वाला है F अपान A इंटू LS अपान कैपिटल L। अगर मैं बार रबर की करता हूं तो आप यही रखेंगे तो F सेम रहेगा, L सेम रहेगा, A सेम रहेगा और ये LR आ जाएगा। अगर दोनों का रिलेशन निकालना है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया YS अपान YR, तो YS की वैल्यू क्या है? F इंटू L अपान A इंटू LS, YR है F इंटू L, ये ऊपर जाएगा A इंटू LR, सेम चीजें कट जाएंगी। YS अपान YR इज इक्वल टू ऊपर LR अपान LS आएगा। अब बताइए, स्टील और रबर दोनों की लंबाई में इंक्रीमेंट सेम किसमें होगा? नहीं, सेम कह रहे हैं, किसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होगा? प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि एज LR इज ग्रेटर देन LS, रबर की का वायर ज्यादा लंबाई बढ़ेगा। तो चूंकि ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो अगर इधर का न्यूमरेटर बड़ा है, इधर का भी बड़ा होगा, इसका मतलब YS इज ग्रेटर देन YR। ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, और फिर प्रैक्टिकली हमने और थ्योरेटिकली हमने बता दिया कि भाई आपने फोर्स लगाया था सेम, लेकिन स्टील वाला बदतमीज था, या उसके अंदर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे थे। अब ये बताओ, अगर स्टील मोर इलास्टिक होता है तो भैया हम जो इलास्टिक वाले जो कपड़े पहनते हैं वो हम स्टील के हिसाब से ले लें, काहे के लिए रबर के ले लें? चलेगा? ज्यादा दिन चलेगी। जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उनमें स्टील के वायर ही लगाए जाते हैं, स्टील के वायर लगाए जाते हैं, जिससे कि उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, रबर नहीं लगाई जाती है। लेकिन कपड़े ऐसा क्यों करते हैं? अब ये संभव नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, हमारी मजबूरी है कि हमारी बॉडी की जो भी साइज है, हमको अगर इलास्टिक कपड़े हैं तो हमको उसकी कम साइज लेके आनी पड़ती है। सही कह रहे हैं मैं? जैसे मैंने हमको मोजे खरीदने हैं और मेरा पैर इतना मोटा है, तो मैं थोड़ा सा मोजे का जो मुंह होगा थोड़ा पतला लेके आएंगे, गलत नहीं कह रहे हैं। अब चूंकि उसका मुंह पतला है तो हम पैर कैसे घुसे रहे उसमें? तो पहले तो मोजे को फैलाना पड़ेगा, फिर उसमें पैर डालना पड़ेगा, फिर जब छोड़ेंगे तो ग्रिप बना लेगा। यही होता है ना रूल। अब अगर आपने स्टील वाला लगा लिया तो आप प्रैक्टिकली समझिएगा, आपको मोजे में पैर घुसेड़ना है तो पहले तो पापा और मम्मी ऐसे मोजा पकड़ के खींचे, क्योंकि वो स्टील लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत वो खींचेगा, फिर आप पैर डालें, फिर जैसे ही वो छूट के ग्रिप बनाएगा तो आप समझ लीजिएगा वो ग्रिप कितनी टाइट बनाएगा। जब आप मोजे नए लेकर के आते हैं और अच्छी कंपनी के, जैसे मैं तो सस्ती कंपनी का लेके आता हूँ, मैं तो जाता हूँ पुल के नीचे सड़क पे बैठा होता हूँ तो 10 रुपये वाला मोजा, 10 रुपये वाला, मतलब नहीं 10 में भी मिल जाता है, 10 में नहीं मिलता है, नहीं हम एक बार 10 रुपये वाला लेके आए थे। एक्चुअली में नहीं, मतलब हम ले आते हैं 10, हो सकता है सेकेंड हैंड दे दिया हो, ये भी हो सकता है, पता नहीं। तो अब वो तो अलग की बात है। तो अब जैसे अब अच्छी कंपनी के लोग जिनकी इलास्टिक बढ़िया और जैसे ग्रिप बनाते हैं, वैसे पैर जहां पर वो पकड़ता है ना पैर को, वहां पर आपको सही करना पड़ता है बार बार, फ्लो ऑफ
फ्लो ब्लड वो दिक्कत करता है। तो अगर कहीं स्टील लगी होगी तब तो फिर गैंग्रीन हो जाएगा आदमी को, वहीं पर ब्लड रुक जाएगा, इसलिए हम स्टील यूज नहीं करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है।